गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, यूपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे मन के साथ और अच्छे से पढ़ाई करते हुइएगा। तो पिछला क्लास का जो लेक्चर नंबर 4 था, आपने देखा कि उसमें हम आपको बताए थे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज, ग्राफ और ग्राफ का नेचर क्या था। और पिछले क्लास में आपको अगर याद होगा, पूरा वीडियो अगर आप देखे हुइएगा और अभी भी अगर वीडियो का पूरा लाभ आपको उठाना है और अच्छे से आपको समझना है, पूरे चैप्टर पे कमांड करना है, पूरा गर्दा उड़ा देना है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर और जो की पॉइंट्स बताते हैं हम कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है, वो सब की पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिए और खुद से कोई पर लिख कर बनाने की कोशिश भी करना है। बनाना है, बिल्कुल बनेगा आपसे अगर आप पूरे अच्छे से समझ गए हैं तो पिछले क्लास में हम आपको जिक्र किए थे, 18 क्वेश्चंस कराए थे। आपको याद होगा कि डोमेन पे 6 क्वेश्चन कराए थे, रेंज पे जो है छोटू याद है ना 6 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर पे आपको हम 6 क्वेश्चन कराए थे, यानी 18 क्वेश्चन कराए थे। और आपको याद होगा कि एक नोट हम बताए थे आपको कि यदि कोई इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, तो उसको ग्राफ खींचकर नहीं बताएंगे हम आपको। मुजबानी हम बताए थे, एक ट्रिक था कि जो इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का पहला अक्षर सी होगा वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और जिसका पहला अक्षर सी नहीं होगा वह इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन होगा। यानी इस पर भी हम आपको क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। तो आज हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान दो। तो आज का जो क्वेश्चन है बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बारीकी से पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें, अच्छे समझे कब और कैसे ग्राफ से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक कराए थे, अब 19वां नंबर क्वेश्चन है ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे थे छोटू लोग, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहा था ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 होगा, बिल्कुल ही आसान, इजी और बनाने का तरीका यहाँ पे जानना है। तो कहता है समीकरण साइन इनवर्स x बराबर है log x बेस 2। समीकरण इतना के हलों की संख्या होगी। समीकरण इतना की हलों की संख्या होगी, 4 गो ऑप्शन रहेगा तो दे देगा हलों की संख्या 0 होगी, हलों की संख्या 1 होगी, हलों की संख्या 2 होगी और हलों की संख्या नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहा है कि यह जो समीकरण है इसकी हलों की संख्या कितनी होगी। तो जितना x का मान यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर सपोज करो कि 2x का मान है a और b जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3x का मान a b c, यदि इस समीकरण को कोई भी हो सकता है, a b c के जगह पे कोई भी 3 नंबर हो सकता है जो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। तो यदि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला x का मान यदि 3 गो आता है तो हलों की संख्या 3 गो होगी। यानी जितना x का मान आएगा उतना हलों की संख्या होगी। अगर x का मान नहीं आता है, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, मतलब x का एक भी मान नहीं आता है जो यह समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो आपसे कोई पूछेगा हलों की संख्या क्या होगी, तो जब एक भी मान नहीं आया तो बोलेंगे हलों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, यह समीकरण को सॉल्व करेंगे और इसके x का मान ज्ञात करेंगे। कितना x का मान होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो आइए बारीकी से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ सारे बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे आपको समीकरण दिया हुआ है, क्या चीज़, साइन इनवर्स x बराबर कितना, log x, अब बेस कितना, 2 है। अब मैथमेटिक्स में समीकरण को बनाने का 2 तरीका है। पहला है
आप एनालिटिकल तरीका से बनाओ, मतलब आप कैसे 10वां क्लास में या फिर 11th क्लास में कैसे आप बिल्कुल ही इसको सॉल्व करके बनाते थे, तरीके से बड़ा सा बनता था, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। और एक है ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ से भी हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि यह जो इक्वेशन है यह एनालिटिकल तरीके से बनेगा कि ग्राफिकल तरीके से बनेगा, देख लेते हैं। तो ध्यान में रखना, हम वहाँ आपको बताए थे कि यदि पूरा का पूरा अगर यह इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है, यह क्या है, लॉग है, क्या आप इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन को लॉग में चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह अलग ब्रांच है और यह अलग ब्रांच है। यह इन्वर्स ट्रिमेटिक का ब्रांच है और यह लॉग का ब्रांच है। क्या आप लॉग को इन्वर्स ट्रिमेटिक में चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। यानी आप इसको इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं। यानी x जो है वह साइन इन्वर्स से या लॉग से फ्री नहीं होगा। और जब x इस दोनों से फ्री नहीं होगा तब आप इसको एनालिटिकल तरीके से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट है कि ग्राफ से क्वेश्चन कब बनेगा, ग्राफ से जो कोई समीकरण है वह कब बनेगा, कैसे देख के जानेंगे कि यह वाला जो इक्वेशन है वह ग्राफ से ही बनेगा, और ग्राफ से बनेगा तो कैसे बनेगा। तो ध्यान रखना है, यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अलग अलग ब्रांच का फंक्शन हो, जैसे यह साइन इन्वर्स ट्रिमेटिक ब्रांच का फंक्शन है, यह जो लॉग है यह लॉगरिथमिक ब्रांच का फंक्शन है, तो LHS और RHS में दो अलग अलग ब्रांच का फंक्शन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो यह ग्राफ से बनेगा कैसे, तो उसका तरीका है कि लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, राइट साइड वाले को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यह फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे और राइट साइड वाले फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे एक ही एक्सिस पर। बात समझ में आया। और तीसरा स्टेप है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितना बार काटेगा हलों की संख्या उतनी होगी। अगर एक बार काटा है तो एक हल होगा, दो बार काटा है सर तो दो हल होगा, अगर नहीं काटा है तो कोई हल नहीं होगा, यानी हलों की संख्या कोई पूछे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलो, तो हम क्या करेंगे, यह दो अलग अलग ब्रांच का फंक्शन है तो इसको ग्राफिकल मेथड से ही बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप है, आप LHS और RHS में जो फंक्शन दिया गया है उसको आप y मान लीजिए। तो माना y बराबर कितना, साइन इनवर्स x, है ना। और राइट साइड में जो दिया है उसको आप क्या मान लें, y मान लें log x/2। और आपको जब हम 12 चालू कर रहे थे तो आपको बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जब log का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। और y बराबर साइन इनवर्स ग्राफ अभी आपको इस चैप्टर में याद है। तो दोनों का ग्राफ आप एक ही एक्सिस पर खींचो, है ना। तो यह हो गया आपका y एक्सिस, यह हो गया आपका क्या चीज़, x एक्सिस, यह ओरिजिन हो गया, यह x और क्या हो गया, y हो गया। अब आप क्या करो, इसी एक्सिस पे साइन इनवर्स x का ग्राफ को खींचो और इसी पर log x के ग्राफ को क्या करो, खींचो। अब देखो दोनों कितना बार काटता है। तो y बराबर साइन इनवर्स का ग्राफ आपको पता है कि सर यहाँ 1, अब पीछे कितना -1, और यहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री होता है इस तरीके से। बिल्कुल आप इसमें y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचो, ठीक है। चलिए, अब साइन इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। तो ध्यान में रखना, 1 पे जाएगा यह क्या, यहाँ 1 पे आएगा π/2, आपको याद होगा। 0 पे 0 होता है और -1 पे होता है -π/2। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, आपको याद होगा। हम कहे थे कि 2-3 बार खींच कर आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर लो, याद कर लो। तो बेटा यह जो हो गया, यह हो गया y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमको इसी एक्सिस पे खींचना है किसका, y बराबर log x/2 का ग्राफ। तो हम आपको बताए थे वहाँ पे फंडामेंटल में कि लॉग का ग्राफ खींचना हो तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बेस पर। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, अगर यह बेस 1 से छोटा हो तो ऊपर से नीचे आएगा। तो बताओ, तो बेस क्या है, 1 से बड़ा है। अगर आप यह नहीं पता चल रहा होगा तो आप जाना, आपको बताए थे 12th क्लास शुरू करने से पहले या 11th में हम दोनों बार बताए थे आपको कि लॉग का ग्राफ कैसे खींचते हैं। और यही नहीं, चरघातांकीय फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ हम आपको बताए थे कैसे खींचते हैं। तो लॉग का बेस कितना है, 2 है, यानी 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। आपको बताए थे कि लॉग x का मान 1 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो लॉग का जो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा वो यहाँ से गुजरेगी, तो ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे। यह हो गया किसका ग्राफ हो गया,
यह हो गया आपका log x बेस 2 का ग्राफ हो गया। और यह जो ग्राफ हो गया बाबू, यह हो गया आपका y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब बताओ y बराबर साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है और log का जो ग्राफ है, दोनों एक दूसरे को कितना बार काट रहा है? एक बार भी नहीं काट रहा है, मतलब दोनों काटा ही नहीं। एक बार काटता तो एक हल होता, 2 बार काटता तो 2 हल होता, एक बार भी नहीं काटा। यानी आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन का हल होगा, तो इस इक्वेशन का हल नहीं होगा, यानी हलों की संख्या 0 होगा। ठीक है, तो इस बताओ तो एक बार भी नहीं काटा, यानी इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो हलों की संख्या क्या हो गई? 0 आ गई। हलों की संख्या बराबर कितना हो गया? 0। अब बताओ यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हलों की संख्या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार भी नहीं काटा, एक भी हल नहीं आया, मतलब यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आपसे कोई पूछे कि हल कितना आया, क्या वो संख्या आएगा हल का, तो हल आया ही नहीं, तो हलों की संख्या 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो, तो आपको पता चल गया कि सर ग्राफिकल तरीके से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 अलग अलग ब्रांच का फंक्शन हो, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी ऐसा ही होगा। तो पहले आप इसको उतार लो पॉज करके। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है समीकरण साइन इनवर्स x बराबर है log x बेस 1/4। अब यह जो इक्वेशन दिए हैं, समीकरण दिए हैं, इसको आप खुद से बनाइए। आप बताइए हलों की संख्या कितनी होगी। तो समीकरण साइन इनवर्स x बराबर इतना कि हलों की संख्या होगी। तो बाबू जल्दी से बताइए इस समीकरण की हलों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सेम तरीके से है, आप अपने से ड्रॉ करो, यही ना होगा कि अधिक से अधिक गलती होगा। 2 और डी में नॉन ऑफ दीज, है ना। अब बताओ इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया? log x बेस 1/4। अब बताओ यह समीकरण को हम एनालिटिकल तरीके से बनाएं कि ग्राफ से बनाएं, तो आपको पता चल गया होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 अलग अलग ब्रांच का फंक्शन है। और ऐसे 2 अलग अलग ब्रांच में जब फंक्शन आ जाए, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिकल तरीके से क्वेश्चन कैसे बनता है अभी आपको बताएं कि लेफ्ट साइड वाले को y मानेंगे, y बराबर साइन इनवर्स x, और राइट साइड वाले को भी क्या मानेंगे? y मानेंगे, है ना। अभी दोनों का ग्राफ एक ही अक्ष पर खींचेंगे। तो आपको पता है साइन वर्सेस का ग्राफ अभी अभी जस्ट पीछे आप खींचे हैं, आपको याद होगा इस तरीके से। यहाँ 1 0 था, यहाँ -1 था, ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे। यह वाला बिंदु 1 और π/2 था, नीचे में भी इसका ग्राफ ऐसे था, है ना। यहाँ पर -1 और -π/2 था। यह हो गया ग्राफ बाबू किसका? साइन इनवर्स x का। अब देखो लॉग का जो ग्राफ होगा, हम आपको बताए थे कि लॉग का ग्राफ जब भी खींचना तो उसका बेस ध्यान देना 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो लॉग का जो बेस है वह 1 से छोटा है, यानी इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, है ना। अब x का मान 1 डालेंगे तो log 1 का मान 0 होता है, यानी यहाँ से गुजरेगी तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन गुजरेगा ऐसे। यह हो गया आपका ग्राफ किसका? y बराबर log x बेस 1/4 का। यह जो आपका ग्राफ हो गया y बराबर साइन इनवर्स x का। अब बताओ यह log का जो ग्राफ है यह वाला और साइन इनवर्स x का ग्राफ एक दूसरे को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, यानी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर बाबू 2 बार काटता तो हलों की संख्या 2 होती। ठीक है,
अब आप इसको क्या करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, उतार लो। अब आपको पता चल गया होगा कि ग्राफिकल तरीके से हम लोग इक्वेशन को कब और कैसे हल करते हैं, है ना। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कहता है समीकरण cos इनवर्स x बराबर mod x, समीकरण इतना के हलों की संख्या होगी, है ना। 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा, डी में 0 होगा, है ना। अब यह समीकरण में हलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, cos इनवर्स x बराबर कितना है, mod x हो गया। अब तुम बताओ, बाया साइड वाला जो है, जो LHS में है, वह इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, और यह जो है क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। दो अलग अलग ब्रांच का फंक्शन है, यानी यह अलजेब्राइक फंक्शन है और यह ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है। दो अलग अलग तरह का फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो y बराबर है, लेफ्ट साइड को मान लो y बराबर, राइट साइड को मान लो y बराबर, है ना। अब मॉड का ग्राफ भी टाइप का होता है, ऐसा ग्राफ तो आपको याद ही है। तो दोनों का ग्राफ एक एक्सिस पे क्या करो, खींचो। तो आपको cos इनवर्स इसका ग्राफ याद है, 1 पे आता है 0, π/2 पे आता है 0, और -1 पे आता है कितना, पाई, शायद आपको याद होगा। -1 पे कितना आता है, पाई आता है, और इसका ग्राफ ऐसे आ जाता है। यह हो गया आपका ग्राफ किसका, यह ग्राफ हो गया आपका y बराबर cos इनवर्स x का, ठीक है। और मॉड का जो ग्राफ आता है ना, y बराबर mod x का जो ग्राफ आता है, आपको याद होगा v टाइप का, ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है। तो y बराबर mod x का जो ग्राफ होगा वह v टाइप का होगा। तो यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी। अच्छा, यह ऊपर से आए कि नीचे से, तो आप क्या करो, इसमें x का मान -1 डालो। अब cos इनवर्स का जो ग्राफ है, -1 डालने पर पाई हाइट आता है, पाई का मतलब 3.14, और मॉड में जो डालेंगे x का मान -1, तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा -1 पे 1 होगा, तो यह ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगी। अब बताओ, यह हो गया आपका किसका फोटो, y बराबर mod x का, यह फोटो हो गया cos इनवर्स x का। दोनों एक दूसरे को कितना बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, यानी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ कर इसको उतारो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कराते हैं, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए। जल्दी से उतार लीजिए, 22 देखो। आज जो है हम आपको टेबल भी बताएंगे, घर पे आज आपको होमवर्क एक मिलेगा। एक सादा पेज पे क्या करना है, जो टेबल अभी करवाएंगे उस टेबल को, डोमेन, रेंज, ग्राफ को लिखकर उसको अच्छे से याद करना है, टेबल को बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है, सेंड करना है। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण cos इनवर्स x बराबर है log x बेस 2 के हलों की संख्या होगी, है ना। हलों की संख्या होगी, 0 होगी, 2 होगी, 1 होगी, और नॉन ऑफ दीज, है ना। तो यह भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, cos इनवर्स x बराबर है log x बेस्ड कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखो, यह इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है और यह ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग ब्रांच का फंक्शन है। तो जब दो अलग अलग ब्रांच का फंक्शन हो
तो यह कौन सा तरीके से बनता है? एनालिटिकल तरीके से बनता है, ग्राफिकल तरीके से? तो ग्राफिकल तरीके से बनेगा। तो ग्राफिकल तरीके से बनाने के लिए इसको क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो y बराबर हो गया cos इनवर्स x और y बराबर हो गया log x बेस कितना? 2। अब इसका ये फोटो खींचो, इसका ये फोटो खींचो, एक ही एक्सिस पे खींचेंगे। तो खींचे, यह हो गया ऐसे, यह हो गया ऐसे। और इसका ग्राफ तो अभी आपको याद ही है कि इसका ग्राफ 0 और π/2 होता है, 1 पे 0 होता है और -1 पे ना -1 पे पाई होता है। और इसका ग्राफ ऐसे ऐसे घटते आ जाता है। ठीक है, चलिए ये आ गया। यह हो गया आपका ग्राफ y बराबर किसका? cos इनवर्स x का। अब इसमें खींचना है मुझे लॉग का ग्राफ। लॉग का बेस ध्यान दो ना, 2 है, 1 से बड़ा है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन गुजरेगा 1 0 से, तो इसका ग्राफ नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा। तो यह हो गया आपका y बराबर log x बेस 2 का ग्राफ। अब बताओ यह दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितना बार काट रहा है? तो एक बार 1 0 पे यह भी है, 1 0 पे यह भी, दोनों मिल रहा है कहाँ पे? 1 0 पे। तो एक सोल्यूशन हो गया, एक बार काट रहा है, यानी इसका कितना सोल्यूशन होगा? एक सोल्यूशन होगा, यानी यह आ गया आपका उत्तर। तो जल्दी से आप इसको उतार लो। हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उतार लिए जल्दी से। अब हम डोमेन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं कि किसी इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो इसको उतार लिए। डोमेन का मतलब आपको बताए थे प्रांत होता है। प्रांत क्या होता है? तो x का ऐसा वैल्यू जो मशीन में डालने पर मशीन क्या हो? परिभाषित हो, रियल हो, उसी x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 22 हो गया, अब 23 लिखो। तो लिखिए फलन y बराबर साइन इनवर्स 2x का प्रांत यानी डोमेन होगा। डोमेन इसका निकालना है, क्या होगा? तो -1 1 के बीच होगा, x का वैल्यू -π/2 -1/2 1/2 के बीच होगा। सी में x का वैल्यू -1 1 होगा। डी में x का वैल्यू -1/2 और 1 होगा, है ना। अब चलो, अब इस क्वेश्चन को बड़ा सटीक तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, अब y बराबर साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा? तो अगर यहाँ पे 2x नहीं रहता, x रहता, तो y बराबर साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो -1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, 2x है। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो सीखो यहाँ से इसको बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, आप पढ़े हैं ऐसा कि y बराबर साइन इनवर्स x जो फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी यह इनवर्स फंक्शन क्या होगा? परिभाषित होगा। याद रखना, साइन इनवर्स x जो फंक्शन है वह परिभाषित तभी होता है, वह रियल तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट में, यहाँ जो आर्गुमेंट है, यहाँ आर्गुमेंट के स्थान पर क्या है? x है। आर्गुमेंट के स्थान पर 2x हो सकता है, आर्गुमेंट के स्थान पर 3x हो सकता है, यानी इस आर्गुमेंट के स्थान पर मैथ का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो साइन इनवर्स कहता है कि मेरे आर्गुमेंट में जो भी है वह -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी हम परिभाषित होंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ है क्या? x है। तो y बराबर साइन इनवर्स x परिभाषित कब होगा? जब x का मान क्या होगा? x का मान -1 1 के बीच होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया कि यहाँ पर आप x का मान -1 और 1 के बीच में डालोगे। मेरी बात फिर से सुनना, y बराबर साइन इनवर्स x फंक्शन परिभाषित यानी रियल तभी होता है जब इसके आर्गुमेंट में डाला गया नंबर -1 1 के बीच में हो, यानी आर्गुमेंट में जो भी हो वह -1 1 के बीच में हो। तो फिलहाल यहाँ आर्गुमेंट में है कितना? x है, तो x को ही -1 1 के बीच में होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? और डोमेन का मतलब होता है x का वैसा मान जो फंक्शन में डालने पर फंक्शन परिभाषित हो। तो साइन इनवर्स x परिभाषित तभी होता है जब उसके आर्गुमेंट में डाला गया जो व्यंजक है वह -1 1 के बीच में हो। तो अब बताओ, तो उसी प्रकार से यह प्रश्न है मेरा, ये तो आपको समझाए, यह प्रश्न है। तो बताओ तो यहाँ से क्या होगा? y बराबर
साइन इनवर्स कितना 2x, क्या है 2x। अब कहता है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। तो बताओ, तो y बराबर साइन इनवर्स परिभाषित कब होगा, जब इसका यह जो आर्गुमेंट है यह -1 के बीच में होना चाहिए, है ना। आपको बताए थे अभी कि साइन इनवर्स परिभाषित तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट -1 के बीच में हो। तो यहाँ x था तो x -1 के बीच में हो गया, यहाँ क्या है 2x। तो साइन इनवर्स 2x परिभाषित तभी होगा जब यह जो आर्गुमेंट है यह -1 के बीच में हो। तो यह आर्गुमेंट कितना है 2x है, यह -1 और 1 के क्या हो बीच में हो। और डोमेन का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। अब बताओ, यह x का मान ज्ञात करना है तो x के बगल में से 2 हटना पड़ेगा, तो आप इसमें 2 से भाग दो। जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/2 और यह आ जाएगा x और यह क्या आ जाएगा 1/2। अब बताओ तो y बराबर साइन इनवर्स 2x परिभाषित कब होगा, जब x का मान -1/2 1/2 और इस सब के क्या हो बीच में हो। बात समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ आंसर कौन होगा, यह वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से, है ना। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है वह परिभाषित यानी रियल तभी होता है जब उसका आर्गूमेंट -1 के बीच में हो। तो फिलहाल आर्गूमेंट यहाँ तो x था, अगर इसके जगह पे और भी कुछ होगा 2x होगा 3x होगा तो सबको -1 के बीच में होना पड़ेगा। तो अब यहाँ से x का मान फाइंड कर लो असंज्ञा की सहायता से। तो आप इसको अच्छे से क्या करो उतार लो। अब इसी से एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद फॉर प्रैक्टिस के लिए हम आपको देंगे, आपको बनाना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 होगा छोटू। फलन y बराबर cos इनवर्स 3x का प्रांत यानी डोमेन होगा, है ना, डोमेन होगा। x का मान -1 1 के बीच, x का मान -1/3 और 1/3, x का मान -1 1 और d में x का मान -1/3 और 1/3 ऐसा। अब आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो आपको पता है एक चीज़ कि y बराबर cos इनवर्स 3x, थोड़ा सा यहाँ आप रफ कर लो। आपको हम बताए थे कि y बराबर cos इनवर्स x परिभाषित तभी होता है जब इसके आर्गुमेंट में डाला गया नंबर, डाला गया व्यंजक, अभी फ़िलहाल क्या है x है, यह -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो cos इनवर्स परिभाषित तभी होता है, वास्तविक तभी होता है, वह फंक्शन काम तभी करता है जब इसके आर्गुमेंट में डाला गया जो नंबर है, यहाँ जो भी हम एक्सप्रेशन डालेंगे वो -1 1 के बीच में हो। तभी यहाँ एक्सप्रेशन फिलहाल है क्या x है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2x fx gx कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से बताओ y बराबर cos इनवर्स 3x में यहाँ cos इनवर्स का आर्गुमेंट कितना है 3x है, और cos इनवर्स परिभाषित तभी होगा जब उसका आर्गुमेंट जो है -1 1 के बीच में हो। तो यहाँ आर्गुमेंट है कौन 3x, तो यह cos इनवर्स 3x परिभाषित तभी होगा जब इसका आर्गुमेंट यानी 3x -1 और 1 के क्या हो बीच में हो। हमको निकालना है डोमेन का मतलब क्या, x का वह मान जिसके लिए यह फंक्शन क्या हो परिभाषित हो। तो x का मान ज्ञात करना है तो 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देंगे तो -1/3, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 1/3। क्या ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो आप जान गए कि सर डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा इतना। अब चलो 2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। हम लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखो फॉर प्रैक्टिस, लिखिए फॉर प्रैक्टिस, है ना। फलन y बराबर साइन इनवर्स 2x - 1 का
1 का प्रांत निकालें, प्रांत यानी डोमेन निकालें। बड़ा आसान है। साइन इनवर्स जो है परिभाषित तभी होगा जब इसका डोमेन -1 1 के बीच में हो। इसका डोमेन है क्या, अभी 2x - 1 है, इसको -1 1 के बीच कर देना, फिर x का वैल्यू फाइंड करना, निकल जाएगा वैल्यू। कॉस इनवर्स 3x + 2 का प्रांत यानी डोमेन निकालें। तो कॉस इनवर्स भी परिभाषित तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट यह जो है -1 1 के बीच में हो। तो अब आप इसको क्या करोगे, अच्छे से उतार लोगे। अब अभी आपको हमने 6 क्वेश्चन कराया, 6 क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ग्राफ से कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। अब हम बताएंगे आपको इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जितना भी आप पढ़े थे उसका टेबल, और अभी जो टेबल हम बताएंगे वो टेबल को एक कॉपी में से पेज लेकर, बड़ा सा पेज लेकर, और उसमें जितना भी टेबल में जैसे जैसे बताए हैं उस टेबल को आपको क्या करना है, बनाना है। और टेबल बनाते ही बनाते आपको सारा चीज़ फिर से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले देखो, यहाँ टेबल बहुत ज़रूरी है। आई टेबल को क्या करना है, यहाँ जैसे जैसे टेबल बनाएंगे वो टेबल को एक सादे पेज पर बना के काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसको जिस रूम में आप रहते हैं वहाँ पे आपको चिपका देना है, ताकि बराबर जो है आप उसको देखते रहें, तो आपको ये हमेशा याद आता रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ हो जाएगा आपका फलन, फलन यानी फंक्शन, फंक्शन हो गया। उसका फंक्शन का प्रांत होगा, प्रांत का इंग्लिश अभी आप पढ़े हैं, डोमेन होगा। उसके बाद फंक्शन का रेंज होगा, रेंज का इंग्लिश होता है परास, परास है ना। और इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वह मुख्य शाखा के बराबर होता है। अब मुख्य शाखा क्या है समझाएंगे आपको। मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, रेंज, प्रास का इंग्लिश क्या हो गया, रेंज। अब मुख्य शाखा का इंग्लिश हो गया, मुख्य का इंग्लिश प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ब्रांच। शाखा का इंग्लिश क्या हो गया, ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। उसके बाद आपका ग्राफ हो गया। ऐसे ही आपको टेबल बनाना है ना। इस पूरा जो अभी तक पढ़े हैं सबका निचोड़ हो गया है ना। चलिए इसे टेबल बना लेना। चलिए पहला फंक्शन कौन है, y बराबर साइन इनवर्स x। अभी हम आपको आते हैं और टेबल बनाने के बाद आपको सिखाते हैं मुख्य ब्रांच किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए तो y बराबर साइन इनवर्स x का डोमेन आपको पता है -1 से 1 होगा, और इसका रेंज पता है आपको कि इसका जो रेंज होगा वह -π/2 और π/2 ऐसा। अब इस साइन इनवर्स का ग्राफ अभी आपको याद होगा, इसका ग्राफ कैसा है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, 1 पे जाएगा π/2, 0 पे 0 और -1 पे जाएगा -π/2। इसका फोटो खींचेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। यह हो गया आपका y बराबर साइन इनवर्स का डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ग्राफ हो गया। और ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गया ना। ऐसा टेबल आपको बनाना है, ठीक है। और टेबल को बढ़िया से बनाकर रूम में इसको चिपका लेना है ताकि हमेशा आपको सब कुछ इसका याद रहे। चलो अब y बराबर साइन इनवर्स हो गया। y बराबर साइन इनवर्स x का भाई कौन होता है, आपको बताए थे कॉसेक इनवर्स x। तो दूसरा हो गया y बराबर, बोलो, कॉसेक इनवर्स x। अब कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स x का क्या है, भाई है।
तो साइन इनवर्स -1 से 1 है, तो कॉसेक बोलेगा हम -1 से छोटा 1 से बड़ा, तो इसका डोमेन हो गया -1 से छोटा और 1 से कितना बड़ा हो गया। इसका रेंज क्या होता है, तो इसका जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स जैसा ही होता है, लेकिन जहाँ साइन 0 होता है उसको छोड़कर, तो इसका रेंज हो गया -π/2 से π/2, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ध्यान दीजिए ग्राफ कैसा होता है, -1 1 -1 और 0 को छोड़कर π/2 -π/2 के बीच में। चलो अब इसमें x का मान 1 डालेंगे तब π/2 आएगा, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटते हुए आएगा, सटेगा नहीं। और इसमें -1 डालेंगे तो ऐसे आएगा, -1 आएगा, -30 आएगा, ऐसे करके आते जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है -1 1 के बीच में नहीं है, 1 से बड़े में और -1 से छोटे में, इस प्रकार से इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। और इसका ग्राफ को जब यदि हम ऑब्जर्व करें तो बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है, यानी इसका जो नेचर होगा वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद ही है, सिर्फ हम टेबल बना के आपको याद करवा रहे हैं। अब देखिए नंबर तीसरा, किसका, साइन इनवर्स का जो दोस्त है, तो क्या है, y बराबर tan इनवर्स x। यह बिल्कुल ही सदाबहार है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रेंज है वह साइन इनवर्स x के जैसा होगा, लेकिन बाउंड्री को छोड़कर। तो -π/2 और कितना, π/2 हो गया। और इसका ग्राफ हम आपको बताए थे कैसा होगा, बाबा जी का ठुल्लू की तरह इसका ग्राफ होता है, आपको बताए थे मैं। यह हो गया π/2, यह हो गया -π/2। इसका ग्राफ बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आ गया। तो आप इसको इसी प्रकार से अच्छे से उतार लेना है ना, टेबल बनाकर, और आपको एक सादे पेज में बनाना है अच्छी तरीके से, और जिस रूम में रहते हैं वहाँ चिपकाना है। अब बराबर देख देख के इसको याद रखना है। अब 3 को और बच गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, तो उसको हम अभी करेंगे। तो आपको अच्छे से पहले इसको उतार लो, रोक कर मोबाइल को रोको, तब लास्ट में समझाएंगे मुख्य शाखा क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है। चलिए अब देखिए नंबर चौथा, y बराबर कॉस इनवर्स x का डोमेन साइन जैसा होता है, -1 से 1 सिखाए थे आपको। और इसका जो रेंज होता है वह 0 से पाई, अभी अभी देखे थे। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, जीरो पे π/2 और -1 पे आया था पाई, -1 पे आया था पाई, और ऐसे ऊपर से नीचे घटते आता है ना, ऐसा यह हो गया। और यह बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि c से स्टार्ट है तो डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। अब इसका जो भाई है वो आएगा y बराबर सेक इनवर्स x, सेम वहाँ की तरह। यह -1 से 1 है, तो इसका भाई क्या होगा, -1 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा। इसका जो रेंज होता है वह 0 से पाई होगा। इसका जो रेंज होता है वह 0 से पाई होगा, लेकिन जहाँ cos 0 होता है उसको छोड़कर, तो cos 0 होता है 0 से 180 में 90 के बीच में 0 हो जाता है। अब इसका फोटो कैसा होगा, तो देखो यहाँ से अच्छे तरीके से, यह हो गया आपका 1, यह हो गया -1, y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पाई, और यह जो हो गया π/2 को छोड़कर, ठीक है। अब x का मान हम डालेंगे, यहाँ पे x का मान 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, तो x का मान डालेंगे 1 तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 डालने पर 0, 2 डालेंगे तो 60 आएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और डालेंगे -1 तो -π। अब ऐसे इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ऐसे घटेगा, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब देखो तो बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ रहा है ना, ऐसे, तो यह हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे भी आपको पता है कि c से स्टार्ट नहीं है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, है ना। अब देखो आगे, तो इसी प्रकार से सारे
ग्राफ का चार्ट बना लेना है, सबको याद रखना है। कॉट इन्वर्स एक सदाबहार होता है, लेकिन यह कॉस इन्वर्स का दोस्त है, तो इसका डोमेन इसके जैसा होगा लेकिन बाउंड्री को छोड़कर। तो 0 अब पाई है लेकिन इस बाउंड्री को छोड़कर इसका ग्राफ कैसा होगा? 0 से पाई, 0 से यहाँ क्या हो गया? पाई हो गया, 0 पे 90 पे 0 होगा। इसका ग्राफ बाएं से दाएं जाने पर ऐसे घटता है ना, तो इसका ग्राफ हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने टेबल देखा, इस टेबल को अच्छे से उतार लेना है और एक बार घर पे अपने से एक सादे पेज पर, है ना, बड़ा सा पेज को लेकर अब इस सभी टेबल को अच्छे से उतारना है, अपने से बनाना है, ग्राफ खींचना है, डोमेन रेंज सब काम करना है और इसको रूम में क्या करना है? चिपका लेना है। यह बड़ा काम का टेबल है। ठीक है, अब हम सिखाते हैं कि मुख्य मान शाखा क्या होता है। इस पर एक छोटा सा स्टोरी है। अभी ऐसा समझ लो ना, अभी आप फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ऐसा समझ लो कि जो फंक्शन का इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य मान शाखा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो जैसे y बराबर कॉस इन्वर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, तो इसका मुख्य शाखा भी जो होगा वह 0 से पाई ही होगा, है ना। जैसे साइन इन्वर्स x का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 होता है, तो इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दोनों क्या होता है? सेम होता है ना, ऐसा ध्यान में रखो। लेकिन इस पर एक स्टोरी है, जब हम फंक्शन चैप्टर आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स यानी उल्टा फंक्शन कब संभव होता है? तो किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है वह संभव तभी होता है जब वह फंक्शन जो है 1-1 और ऑन-टू फंक्शन हो। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक आच्छादक फलन हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। 3 नाम हो गया ना, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में और एक बाइजेक्टिव फंक्शन। नहीं तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तभी संभव होता है, यानी उसका उल्टा प्रोसेस वाला फंक्शन तभी संभव होता है जब वह फंक्शन एक आच्छादक हो। अगर कोई फंक्शन एक आच्छादक नहीं हो तो उसका इन्वर्स संभव नहीं है। तो फिर उसका इन्वर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके डोमेन को ना छोटा करते हैं, है कि नहीं है। और डोमेन को छोटा करने के बाद उसको 1-1 बनाते हैं, 1-1 ऑन-टू बनाते हैं, और जब वो 1-1 ऑन-टू बन जाता है तब उसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यह जो ट्रिमेट्रिक फंक्शन है यह मेनी वन फंक्शन है, अनेक फलन है और उसका इन्वर्स निकालना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके डोमेन को छोटा कर देते हैं, है ना। और डोमेन को छोटा करने के बाद हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में ढेर सारे ब्रांचेज में सभी फंक्शन का इन्वर्स संभव है, लेकिन वह ब्रांच जो सबसे छोटा हो, सबसे सटीक हो, सुविधाजनक हो, उसी ब्रांच में हम लोग इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन में साइन को जो हम 1-1 ऑन-टू बनाते हैं वो हम -π/2 से π/2 में बनाते हैं, और भी ढेर सारा ब्रांच में होता है लेकिन -π/2 से π/2 में बनाते हैं। और जिस ब्रांच में उसको हम इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं उसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच। तो संयोग से क्या होता है कि प्रिंसिपल ब्रांच और सभी फंक्शन का जो रेंज है वह एक जैसा होता है, इसलिए बगल में हम क्या लिख दिए? इसका रेंज और क्या चीज़? प्रिंसिपल ब्रांच। बात समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गया? समझ में आ गया। तो ऐसे खाली आप ध्यान में रखो कि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वह प्रिंसिपल ब्रांच के जैसा ही होता है। तो आपसे पूछे कि साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, तो उसका रेंज के जैसा होगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्या करो? उतार लो। अब हम लास्ट बताने वाले हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट हैं, उस नोट को ध्यान में हम रखेंगे तो आगे क्वेश्चन भी आपको आसानी से बनेगा। तो आप इसको पहले क्या कर लो? अच्छे से उतार लो, तब हम आपको बताते हैं। टेबल बनाना मत भूलिएगा, आपको टेबल बनाना है। चलिए अब देखो इसका टेबल क्या होगा, है ना। देखिए इसका टेबल क्या होगा। टेबल तो आप पढ़ लिए, टेबल आपको याद रखना है, बनाना है। अब देखो नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा। तो नोट को बारीकी से आपको समझना है, नोट को यह हिसाब बनाने में आपको काम करेगा। आपको बताए थे हम कि साइन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वह साइन इन्वर्स होता है।
जैसे साइन एक ऑपरेटर है, उसी प्रकार से इस साइन के पावर -1 नहीं समझना है। यह टोटल क्या है, एक ऑपरेटर है। जैसे यह साइन एक मशीन है, उसी प्रकार से साइन इनवर्स भी मशीन है, इसको पावर -1 नहीं समझना है। -1 की तरह दिख रहा है लेकिन -1 है नहीं। यह सूचित करता है साइन इनवर्स कि यह साइन का उल्टा काम करता है, यह एक ऑपरेटर है, ठीक है। -1 पावर नहीं समझना है। तो देखो यहाँ से एक चीज़, अगर साइन इनवर्स x है तो आप इसको साइन x के पावर -1 नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है यह इसको पावर -1 नहीं समझना है। अभी आपको बोले हैं कि साइन इनवर्स एक ऑपरेटर है, इसको पावर -1 नहीं समझना है। अगर आप इसको ऐसे से ऐसे कर दिए -1 समझ के, तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये जो साइन इनवर्स x है कि पावर -1 को हम लिख सकते हैं ऐसे साइन x। इसका मतलब होता है क्या चीज़, cos x। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो साइन इनवर्स को कभी भी मत समझना है कि साइन x के पावर क्या है, -1 है, यह गलती नहीं करना है। साइन x का पावर -1 है तो आप ऐसे लिखो साइन x के पावर -1, इसका मतलब है कि नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। पहली बात यह है, ठीक है। अब चलो दूसरा नोट क्या है कि यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हिसाब बना रहे हैं और वहाँ पे यदि कोई ब्रांच नहीं दिया हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x का ब्रांच क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो यदि प्रश्न में और कोई ब्रांच नहीं दिया गया है तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच ही समझना है, ठीक है। तो यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आप बना रहे हैं और उस क्वेश्चन में कोई ब्रांच नहीं दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, क्या करना है, तो नहीं दिया रहे तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच जो बताए थे उसी ब्रांच को मान के चलना है। तो यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ITF का ब्रांच का शाखा यानी ब्रांच मेंशन का मतलब नहीं दिया गया हो, मेंशन नहीं किया गया हो तो इसे मुख्य शाखा में समझना चाहिए। तो इसे मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल ब्रांच में समझना चाहिए। तो यदि आप कहीं पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बना रहे हैं और वहाँ पे यदि कोई ब्रांच मेंशन नहीं किया है, तो यदि ब्रांच मेंशन नहीं किया है तो आपको समझना चाहिए कि उसका ब्रांच जो है मुख्य शाखा के अंदर लेकर बनाना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, और एक आता है मुख्य मान क्या होता है ना। तो कहता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ITF का वह मान जो मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल ब्रांच मुख्य शाखा में स्थित हो, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ध्यान दो। किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान यदि उसके मुख्य शाखा के अंदर ज्ञात करेंगे, मुख्य शाखा के अंदर स्थित हो, तो उसी मान को हम लोग बोलते हैं मुख्य मान बोलते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे आपको बोले साइन इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात करें, तो साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 π/2 के अंदर है। तो -π/2 π/2 के बीच में जो उसका वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मुख्य मान बोलेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। फिर से समझो,
किसी भी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान वह होता है जो मुख्य शाखा के अंदर का वैल्यू हो। जैसे बताओ कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, मुख्य जो शाखा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू है जो 0 और पाई के जो बीच में जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मुख्य मान बोलेंगे। यानी अपने ब्रांच के अंदर, अपने मुख्य ब्रांच के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे मुख्य वैल्यू, यानी मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या देखें, 5-6 क्वेश्चन करें, उसके बाद आपको हम टेबल कराएं। टेबल को बिल्कुल ही आपको अच्छे से अपने से बनाकर और रूम में क्या करना है उसको रखना है, आपको उसको याद करना है, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा। आप साइन इन्वर्स को कभी साइन के पावर -1 नहीं समझना है। उसके बाद यदि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें यदि कोई ब्रांच नहीं दिया गया हो तो आपको समझना है कि जो ब्रांच लेना है वह मुख्य ब्रांच लेकर बनाना है। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है कि मुख्य शाखा के अंदर किसी भी ट्रिमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य, यानी मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लो। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आप इसको उतार लो, क्वेश्चन को करो, रिवीजन करो। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे किसी भी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद फेज 1 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फेज 2 में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का गुण पढ़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल ही तुरंत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिए अच्छे तरीके से। तो अब आपका यहीं तक ख़त्म हो गया, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक।